गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्टाइल्स का, और जिसमें हम पेरेंटिंग स्टाइल भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज का सेशन आपको कई नंबर दिला सकता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकता है। समझेंगे एक बार वो टॉपिक्स हम कर रहे हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हमारा हो सके। ठीक है, आ जाओ एक बार, देखो अगर चल पा रही है क्लास तो मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं चल पा रही है तो भी कमेंट करके बताओ, है ना। हाँ, अरे 200 रुपये जीते लाइव कॉन्टेस्ट में करियर विल, बहुत बढ़िया मुक्ता, सही है। हाँ 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 हाँ, सही है जी, सही है, सही है, सही है। ये आरटीई कहता है ऐसा कि आप प्रूफ के चक्कर में मना नहीं कर सकते बच्चे को एडमिशन का। कोई पूछ रहा था मुझसे, कोई कह रहा है कितनी कमजोर हो गई हो आप, अभी तो 2-3 किलो ही वजन कम हुआ है, कहाँ कमजोर हुई हो, है मोटी हो चुकी थी मैं, ये कहो। खैर देखो एक बार स्टूडियो भी दिखा देंगे, अभी चेंज चलेगा, अभी रात को काम चलेगा बेसिकली, अभी तैयार होने में लग जाएगा टाइम, 1 हफ्ता लग जाएगा, दिखा देंगे फिर जब हो जाएगा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। 2 चीजें आज हम करेंगे, एक तो टीचिंग स्टाइल्स कौन सी होती हैं, और दूसरी आपकी पेरेंटिंग स्टाइल्स कौन सी होती हैं, और तीसरी एक चीज हम करेंगे टीचिंग मेथड्स, जैसे लेक्चर मेथड और ये सारी चीजें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन, अल्टीमेट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ न्यूज़ में देख रही हूँ, बट अभी हम फोकस यही रखेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त में आपका जो पुराने बैचेस हैं सिलेबस खत्म कराना है, तो फोकस इस पे रखिएगा। हाँ, अब अभी स्मार्ट बोर्ड पे होगी क्लास, टेंशन मतलब बहुत कम चांसेस है कि आपकी क्लास नॉर्मल उस पे हो लैपटॉप पे, क्योंकि मेरी बात हो गई है जो लोग काम करें तो रात को काम चलेगा, तो दिन में मैं मतलब इस टाइम तक क्लास ले पाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे, 1 सेकंड में शुरू करते हैं। क्योंकि वो बात मैं मानती हूँ कि बैठ कर के क्लास लेने में अच्छा लगता था, बट अभी आदत सबको ही हमें इसकी हो गई है स्मार्ट बोर्ड की और बाकी मैनेज करने में कभी कभार कुछ हो बाहर हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पॉसिबल होगा तो मैं स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करती हूँ। आ जाओ एक बार। जी हुमा, आज यूट्यूब की भी छुट्टी हो गई, एक्चुअली मैं किसी काम से चली गई थी। नहीं नहीं, टाइम तो वही रहेगा 7 बजे का आपका टाइम, ये थोड़ी रहेगा क्लास का। ये तो आज एक्सेप्शन है कि मुझे यूट्यूब पे भी छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि मैं चली गई थी किसी काम से जो कि महत्वपूर्ण था, सामान वामान आ रहा है ना आजकल। देखो एक बार, आइए फटाफट से। हाँ बिल्कुल मोनिका, आपको हर टीचिंग एग्जाम में काम आएगा ये कोर्स, ये बात कही जा सकती है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज ओवर, डन बिल्कुल। हाँ, मैंने तो पहली बार ही सुना है ये दीक्षा पब्लिकेशन, तो दिशा तो सुना है, दिशा तो ठीक है, दीक्षा तो पहली बार ही सुन रही हूँ भाई। करा देंगे सर मिस्टा, अगर सिमन फ्राइड नहीं हुए हैं पैरागॉजी बैच 1 में किसी भी कारणवश तो करा देंगे, या फिर डलवा देंगे, दोनों में से कुछ भी कर देंगे। बहुत बढ़िया, आ जाओ पहले सभी के सभी। पीजे हल्का पीजे, चाय भी पीजे। चलिए ये एक्चुअली पूरा ही चेंज हो जाएगा, ये जो अभी आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है ना, ये लैग वैग नहीं मिलेगा, सब कुछ चेंज करा देंगे। स्मार्ट बोर्ड में ही एक अलग से ओपीएस आता है पूरा, वो लगवा देंगे, तो थोड़े बहुत जो ये लैग है या लिखने विखने की प्रॉब्लम है, ये सब सॉल्व हो जाएंगी। एक्चुअली हुआ क्या, हाँ ये एग्जाम में भी काम आएगा, और जीवन में तो शायद कोई और सब्जेक्ट इतना काम आता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए टॉपिक क्या है, टीचिंग स्टाइल्स, जिसमें 3 मेन टीचिंग स्टाइल्स हैं, जिसमें हम सुनते हैं परमिसिव, है ना, अथॉरिटेरियन, इसके अलावा हम सुनते हैं डेमोक्रेटिक, ये समझेंगे ठीक वर्षा। फिर उसके बाद पेरेंटिंग की भी स्टाइल समझेंगे, और मेथड्स जो हैं टीचिंग के, उसमें प्रॉपर कैटेगरी, वो कौन है चंद्रा, प्रॉपर कैटेगरी लगा करके सब समझेंगे, कैसे कैटेगरी, कैसे टीचर सेंटर्ड मेथड और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में परिवर्तन करेंगे। हाँ इंक्लूसिव एजुकेशन खत्म है, पर्सनैलिटी शुरू करेंगे जल्दी ही, उससे पहले कुछ कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कराना चाह रही हूँ, जैसे ये, ठीक ये, क्योंकि जिनका भी रिसेंट एग्जाम है उनको ज़्यादा हेल्प करेगा ये। ये बहुत ही क्या कहें स्कोरिंग से टॉपिक है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये वाला। देखिए टीचिंग स्टाइल्स की यदि हम बात करें, ठीक है मिथिलेश, ये न्यू चैप्टर है, बिल्कुल एक अलग से पेज पे हेडिंग डाल लो, टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग स्टाइल्स। टीचिंग स्टाइल्स का मतलब क्या है, टीचिंग स्टाइल्स का सिंपल मतलब है यहाँ भाई पढ़ाने की शैलियाँ, पढ़ाने की शैलियाँ, सबका स्टाइल अलग अलग होता है, हम सब किसी को कैसे कपड़े पहनना पसंद है, किसी को किसी तरीके से खाना पसंद है, मतलब वे कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है जी। नहीं नहीं प्राप्ति दोनों तरह से आती है, ये वाला बैच खत्म कर लो, डी में बहुत सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगी, फिर प्रीवियस ईयर लगाना सिर्फ। खैर देखो, अगर हम बात करें, ब्लूम भी इसी यूनिट में आएगा, देयर आर 3 मेजर टीचिंग स्टाइल्स दैट प्रिवलेंट इन क्लासरूम्स, यानी क्लासरूम्स में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो 3 ही टीचिंग स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या यूज की जाती हैं वो क्या है, 3 टीचिंग स्टाइल हैं। वो 3 टीचिंग स्टाइल कौन सी है, स्टाइल से हम समझते हैं हमारा वे काम करने का, ठीक है। तो वो कौन सी 3 टीचिंग स्टाइल है, एक है परमिसिव, दूसरी है अथॉरिटेरियन, और तीसरी है डेमोक्रेटिक। परमिसिव कहते हैं अनुमोदक, कुछ लोग नहीं होते जो मतलब उनको आसानी से आप दबा सकते हो, तो परमिसिव में ऐसी सी सिचुएशन है, यहाँ टीचर को दबाया जा सकता है, टीचर को ज्यादा ही छूट दे देता है, ठीक है दीपिका। अच्छा, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन में क्या है, सत्तावादिता, मतलब अब यहाँ कंट्रोल ज्यादा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक, यहाँ छूट भी है और कंट्रोल भी है, तो डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन को कंपैरेटिवली अच्छा माना जाता है, और आज की डेट में सबसे ज्यादा हम डेमोक्रेटिक को अच्छा मानते हैं। परमिसिव काम नहीं आती, क्योंकि टीचर यहाँ बच्चे को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, परमिसिव में हल्ला मचाते रहेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे, रूल्स बना दिए और वो फॉलो नहीं हो पा रहे, तो बड़ी मुश्किल होती है। मिल जाएगा शबाना, ठीक, तो या तो हम अथॉरिटेरियन यूज करेंगे सत्तावादी, या डेमोक्रेटिक, सबसे बेहतर है डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। अब परमिसिव की अगर हम बात करें तो परमिसिव टीचर्स कौन से होते हैं, परमिसिव टीचिंग स्टाइल कौन सा होता है, अनुमोदक कह रहे हैं हम इसको, क्या कह रहे हैं, अनुमोदक,
ठीक है जी। एस्टैब्लिश फ्यू रूल्स एंड टेंड टू बी इनकंसिस्टेंट इन एनफोर्सिंग रूल्स और अप्लाइंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर मिसबिहेवियर। मतलब क्या हुआ, ये वो टीचर्स हैं अनुमोदक या परमिसिव जो रूल्स को एस्टैब्लिश बहुत कम रूल्स ले करते हैं, मतलब रूल्स बहुत ही लेस रूल्स होंगे इनकी क्लास में, कोई खास रूल्स नहीं पाए जाएंगे, लेस रूल्स ये अप्लाई करते हैं और इनकंसिस्टेंट होते हैं, आसानी से उन रूल्स को अप्लाई भी नहीं कर पाते। मतलब रूल्स का अप्लाई हो पाना भी मुश्किल है, रूल्स अप्लाई ठीक से नहीं हो पाते, यही लिख सकते हो आप, ठीक से नहीं हो पाते जैसे होने चाहिए। पहली बात तो रूल्स ही कम है, इनको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है नाचो गाओ जो करना करो। और जो रूल्स अप्लाई किए गए, मतलब जो रूल्स बनाए भी गए हैं कि टाइम पे आना है क्लास में मान लो बच्चे को, या फिर आज नोटबुक चेक करानी ही करानी थी, उनको भी ये ठीक से वो नहीं करते, कहते हैं कभी भी ले आओ कोई बात नहीं, डेट तो 16 तारीख रखी थी बट अगले महीने की 16 को लाओगे तब भी कर देंगे चेक, तो इनकी स्थिति वो वाली है। अच्छा अमित, ठीक, लेस रूल्स यानी रूल्स एक तो कम निर्धारित करते हैं ये जो नियम कानून है, ऊपर से जो नियम निर्धारित हुए हैं उनका भी अप्लाई होना बहुत मुश्किल है। हाँ 50% टीचर्स फॉल इन दिस कैटेगरी कह सकते हैं मानसी, बाकी हर तरह के लोग हैं कह सकते हैं। कई बार स्पेशली सरकारी नौकरी में ऐसा ज्यादा लोग करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ना बंद हो जाता है, उनको लगता है हमारी नौकरी तो कोई अब ले नहीं सकता, हम तो ऐसे ही करेंगे। वैसे इसमें भी अब बहुत सारे परिवर्तन है, अच्छे अच्छे टीचर्स आ रहे हैं जो इतने लीनियंट, मतलब लीनियंट होना बुरा नहीं है बट बिल्कुल ही पता ही ना लगे, देखो डिपेंड करता है बच्चा किस क्लास का है। ठीक, तो रूल्स कम है एक तो, दूसरा ठीक से लागू नहीं होते जो रूल्स हैं वो भी, ठीक, कभी लागू हो गए कभी नहीं हुए। ठीक, तो ये जो रूल्स है किस लिए हैं, ये मिसबिहेवियर यदि कोई करे तो उस पर भी कोई खास ध्यान नहीं है, तो रूल्स ही कम है ऊपर से लागू नहीं होते, इनको कहते हैं परमिसिव टीचर्स, जहां पे टीचर ही एक तरह से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। एग्जैक्टली यादव जी, आगे बढ़े। दूसरा स्टाइल है, ये समझ में आ गया हो तो बताओ, कोई दिक्कत है इस बात को समझ में? परमिसिव सिंपल है, ये थोड़े लीनियंट होते हैं, रूल्स ही कम होते हैं इनकी क्लास में, और अगर कोई रूल्स को तोड़ता भी है तब भी उनको लागू करने की बहुत ही कम लागू कर पाते हैं। पहले तो रूल्स ही कम, ऊपर से लागू करने की क्षमता भी बहुत कम। ठीक है जी शबाना। नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन टीचर्स। अथॉरिटेरियन को कहते हैं सत्तावादी, अथॉरिटेरियन को कहते हैं सत्तावादी। ठीक, अथॉरिटेरियन की यदि हम बात करें तो इसको कहेंगे सत्तावादी। अथॉरिटेरियन टीचर्स एस्टैब्लिश द क्लासरूम रूल्स, लर्निंग इज टीचर सेंटर्ड, मतलब यहां पे टीचर ने रूल्स प्रॉपर बनाए हैं और लर्निंग कैसे होगी, टीचर सेंटर्ड होगी, बिल्कुल शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक के अकॉर्डिंग चलेंगी चीजें। ठीक शुभम, तो स्टूडेंट्स रोल इज टू कॉम्प्लाई विद द रूल्स एंड कंप्लीट ऑल वर्क सेटिस्फैक्टरीली। बच्चे का काम क्या है, उसका काम है जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनका पालन करे और टाइम से सेटिस्फैक्टरीली काम को पूरा करे। तो यहां पे रूल्स निर्धारित होते हैं, प्रॉपर रूल्स बनते हैं टीचर के अकॉर्डिंग। क्लासरूम क्या है, टीचर सेंटर्ड है क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंग ही वो उनको पालन करना है, टीचर सेंटर्ड या शिक्षक केंद्रित शिक्षा कक्षा कक्ष होगी। जो बच्चे का रोल है वो एक तरह से कंप्लीट रूल्स को फॉलो करना है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तो पैसिव है वो एक तरह से, रूल्स को फॉलो करेंगे बट वो एक्टिव भी हो सकते हैं यदि रूल्स अच्छे हों और उस तरह से बनाए गए हों। ठीक, तो ये टीचर सेंटर्ड है, टीचर का इसमें आधिपत्य ज्यादा है। और दूसरी चीज, रूल्स बनाए भी टीचर के द्वारा ही जाएंगे। बच्चे का काम क्या है, बच्चे का काम है फॉलो करना उन रूल्स को टाइमली और इस तरह से फॉलो करना के कोमल क्या हो पाए, सेटिस्फैक्टरली उनका काम पूरा हो पाए। ठीक है बात। अब देखो अथॉरिटेटिव अलग होता है, अथॉरिटेटिव अधिनायकवादी बोलते हैं उसको, आई थिंक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में पढ़ते हैं हम, टीचिंग स्टाइल में अथॉरिटेटिव हम नहीं पढ़ते। अथॉरिटेटिव का सिंपल मतलब होता है इसमें टीचर का कंट्रोल ज्यादा है, अथॉरिटेरियन में, अथॉरिटेटिव में कंट्रोल और केयर दोनों ज्यादा होते हैं, तो वो पेरेंटिंग स्टाइल में पढ़ते हैं हम। यहाँ टीचिंग स्टाइल्स में हम अथॉरिटेरियन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो हम 3 ही पढ़ रहे हैं टीचिंग स्टाइल्स में, होने को बहुत सारी हो सकती है, इंपॉर्टेंट 3 है। एक है हमारा सबसे पहले जो हमने पढ़ा परमिसिव, जिसमें टीचर का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है, रूल्स बहुत कम है, रूल्स हैं भी तो उनको कोई फॉलो नहीं करता। दूसरा है अथॉरिटेरियन टीचर्स, ये रूल्स भर भर के लगाएंगे, अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे, बच्चे का एक काम है कि उनको ठीक से फॉलो करना, सेटिस्फैक्टरी जवाब देना या काम सेटिस्फैक्टरी करना, नहीं तो रूल्स लागू होते हैं यहाँ पे। ये हुई दूसरी, स्ट्रिक्ट है ये वाला तरीका, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट तीसरा तरीका है जो बेस्ट है, ये भी चल जाएगा लेकिन फर्स्ट वाला बहुत ही ज्यादा खराब है, उसमें बच्चे का कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता, इसमें एटलीस्ट कुछ तो काम करेगा बच्चा। थर्ड है डेमोक्रेटिक टीचर्स। डेमोक्रेटिक होता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, जैसे हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी कहा जाता है ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना, लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों से, ऑफ द पीपल समथिंग समथिंग, 3 लाइन्स है ना। देखिए नहीं यादव जी, ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी वाले में सिर्फ अपनी बात मनवाई जाएगी, बच्चे के भले के लिए तो रूल्स बनाए गए। ठीक है जी, ग्रेट तान्या, बहुत बढ़िया। डेमोक्रेटिक टीचर्स कौन से होते हैं, लोकतांत्रिक शिक्षक। लोकतांत्रिक शिक्षक कौन से हैं, जो बच्चे की भी बात सुने। अभी हम देखते हैं लोकतंत्र है क्या, हम देखते हैं राज्यसभा में बैठ करके लोग बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और क्या चल रहा है वहां पे, मतलब डेमोक्रेसी, सबकी बात सुनी जाए, आपको वोट देने का अधिकार है, आप किसको चुनना चाहते हैं, फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल, जो भी है मैजबीन। ठीक, अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में क्या होगा, सबकी सुनी जाएगी, तो हर एक बच्चे को मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, यहाँ बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। एस्टैब्लिश अ क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स इनपुट ऑन नियरली ऑल इश्यूज ऑफ मैनेजमेंट, यानी एक ऐसा क्लासरूम बनेगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा जहां पे सारे इनपुट इन्वॉल्व होंगे, सारी बातों को सुना जाएगा, जितने भी इश्यूज हैं मैनेजमेंट के, चाहे वो क्लास में डिसिप्लिन के हों, चाहे वो कोई मॉनिटर भी चूज करना हो, तो ऐसा नहीं है टीचर ने उठा के किसी बच्चे को मॉनिटर बनवा दिया। यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे मौका दिया जाएगा बच्चों को अपना मॉनिटर चुनने का, अपना कुछ और चुनने का, वोटिंग प्रिविलेजेस फॉर स्टूडेंट्स, वोटिंग के द्वारा चीजों को चूज किया जाएगा।
एंड जनरली पॉजिटिव रिएक्शंस टू स्टूडेंट डिजायर्स एंड नीड्स। जो बच्चे चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाएगी। ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो ये बेस्ट है कौन सा? डेमोक्रेटिक। अथॉरिटेरियन भी ओके है बट परमिसिव ओके नहीं है। होना तो अथॉरिटेरियन भी नहीं चाहिए। अगर पूछे कोई क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक स्टाइल होना चाहिए, लोकतांत्रिक, चाइल्ड सेंटर्ड, क्योंकि ये बच्चों के लिए है, बच्चों के द्वारा है, बच्चों के भले के लिए है अगर हम देखें तो। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं पीडीएफ मिल जाएगी, लिखने का मन नहीं है तब भी चलेगा, छोटे छोटे फॉर्म में लिख लिया करो। जैसे कैसे लिख लोगे भाई? डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल है या डेमोक्रेटिक टीचर्स हैं, यानी लोकतांत्रिक हैं। मतलब क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होगा जहां पे सबकी सुनी जाए, तो इनपुट मिले ऑल इश्यूज के लिए। इनपुट कहां से मिलेगा? बच्चों से मिलेगा। ठीक, और टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे, तो इनपुट किसके लिए मिले? बच्चों के लिए मिले। ठीक, बिल्कुल। एरिका है, एक का नाम है जो भी है। खैर, दूसरा पॉइंट यहां पे क्या हो सकता है कि ऑल इश्यूज ऑफ, चाहे वो मैनेजमेंट के हो, चाहे वो बच्चे को अपॉर्चुनिटी हो वोटिंग की, अपने लिए चीजों को चुनने के लिए वोटिंग की अपॉर्चुनिटी हो। ठीक, बच्चों के जो पॉजिटिव रिएक्शंस हैं, उनकी जो डिजायर्स और नीड हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें प्लान की जाएंगी इस मेथड के तहत। ठीक है जी। बात, इतनी बात क्लियर सभी को? इतनी बात सभी को क्लियर है ना? अगर हम पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ मिलेगी सब कंबाइन करके। देखो, डेमोक्रेटिक टीचर्स की यदि हम बात करें तो डेमोक्रेटिक टीचर्स, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक टीचर्स वो हैं जो बच्चों को मौका देते हैं, एक ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां पे चारों तरफ से क्या मिले? इनपुट्स मिल सके। इनपुट्स में क्या है? एक तरह से फीडबैक मिल सके कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, किस चीज को लेके, किसको नेगेटिव दे रहे हैं, मैनेजमेंट कैसे बेहतर किया जाए, वोटिंग वगैरह को हम इंक्लूड करेंगे, चाहे वो उनका कोई मॉनिटर चूज करना हो, टीचर चूज करना हो, इस तरह की चीजें। मतलब बच्चों को आजादी है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है। क्या है? बाल केंद्रित है, सबको मौका है, फ्रीडम है, सब कुछ है। तो बेस्ट तो है डेमोक्रेटिक। ठीक है जी। बेस्ट क्या है? डेमोक्रेटिक। हमने 3 स्टाइल्स पढ़े। अगर हम बात करें तो हमने पढ़े कुछ 3 स्टाइल्स, जिसमें से ये हमने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, अथॉरिटेरियन यानी सत्तावादी, और डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल्स। डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल्स टेंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज डिसरप्शंस इन द क्लासरूम आर केप्ट टू अ मिनिमम। क्योंकि जो डिसरप्शंस हैं, जो डिस्टर्बेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं क्लासेस में, उनको कंट्रोल किया जाता है। सुप्रिया, यहाँ पे ज्यादा डिसरप्शंस या अजीब सी क्लासरूम नहीं होती, चीजें कंट्रोल होती हैं और बेहतर होती हैं। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक स्टाइल्स ज्यादा बेटर हैं क्योंकि ये ज्यादा प्रभावी साबित होती हैं, क्लासरूम में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होने देती। परमिसिव चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, परमिसिव को चाइल्ड सेंटर्ड नहीं कह सकते। देखो, परमिसिव में आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है आपकी क्लास, तो फिर टीचर का तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ, वो तो फैसिलिटेटर भी नहीं है वहां पे, वो तो सुविधादाता भी नहीं रहा। ठीक, बच्चों को फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं है कि चीजें उलट पुलट हो जाएं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है सभी को? बिल्कुल। तो सत्तावादी और लोकतांत्रिक जो शिक्षण की शैलियां हैं वो ज्यादा बेहतर हैं क्योंकि इनमें डिस्टर्बेंस होने के चांसेस कम होते हैं, बहुत कम लेवल तक होते हैं। योगिंद्र, अभी तो बताया तीनों का एग्जांपल। भाई परमिसिव में क्या हुआ? बच्चे आए अपनी मर्जी से, उन्होंने धमाचौकड़ी करना शुरू कर दिया, एक टॉपिक पे बात चल रही थी, टॉपिक कहीं का कहीं पहुंच गया, क्लास की बैंड बज गई, जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते थे वो पढ़ा ही नहीं पाए। ये परमिसिव है क्योंकि आपसे बच्चा कंट्रोल ही नहीं हुआ, है ना? आपको जिस दिशा में लेके जाना था आप लेके ही नहीं जा पाए। ठीक, बच्चों को इन्वॉल्व रखना है बट बच्चों को ही ऐसे नहीं करते ना कि वो डायरेक्शन लेस हो जाए, मैनेजमेंट ही खत्म हो जाए। ठीक, दूसरा है अथॉरिटेरियन, उसमें टीचर के अकॉर्डिंग प्लान होंगी चीजें, टीचर के अकॉर्डिंग रूल्स फॉर्म होंगे और उनको अप्लाई किया जाएगा। भाई परमिसिव में क्या था? आपने थोड़े बहुत रूल बना दिए बट वो भी फॉलो नहीं हो पा रहे। अथॉरिटेरियन में ज्यादा रूल्स हैं, ज्यादा कंट्रोल है, बट फिर भी बेटर है क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंग बने हैं और कंपैरेटिवली पहले वाले से बेहतर है। लेकिन बेस्ट है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, जिसमें बच्चों को चूज करने का, वोट करने का, उनकी डिजायर्स को सुनने का, उनकी नीड्स को समझ करके तब उनको इन्वॉल्व रखा जाए, ये सबसे बेहतर है। इन दोनों में से इफेक्टिव अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक है, बेस्ट जो है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। तभी तो आप एक एक मॉनिटर चूज करने के लिए भी बच्चों को मौका देते हैं। अथॉरिटेरियन में तो हर चीज टीचर के मुताबिक हो रही है लगभग। वो बच्चे का काम है टीचर को सेटिस्फैक्टरी होमवर्क देना या फिर जो भी एक्टिविटी दी गई है उसको सेटिस्फैक्टरीली खत्म करना। नहीं दयाल, चलिए देखिए द 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स। आज 2-3 दिन बाद एक्सरसाइज कंटिन्यू हुई है ना, इसलिए शायद लग रहा होगा। देखो, पेरेंटिंग स्टाइल्स की अगर हम बात करें, पेरेंटिंग स्टाइल्स का मतलब है यहाँ कि अब तक हमने टीचिंग स्टाइल की बात की जिसमें हमने अथॉरिटेरियन पढ़ा, परमिसिव पढ़ा और डेमोक्रेटिक पढ़ा। डेमोक्रेटिक बेस्ट है। ठीक है जी। हाँ यादव जी, पेरेंटिंग स्टाइल्स की अगर हम बात करें तो पेरेंटिंग स्टाइल्स में क्या क्या आएगा? पेरेंटिंग स्टाइल है पेरेंट्स कैसे डेवलप करते हैं बच्चों को। पेरेंटिंग की भी तो स्टाइल होती है, सारे पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते, सबका बच्चों को मैनेज करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। तो हम अगर बात करें कि पेरेंटिंग स्टाइल्स कौन सी हैं, कहां दिक्कत आ रही है, कविता फटाफट से पूछो, 2 सेकंड में पूछो, जिसको जहां जहां डाउट हो, ताकि मैं आगे बताऊं। अथॉरिटेरियन बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह में बिल्कुल अथॉरिटेरियन यूज किया जाता है, कह सकते हो आप। नहीं मिन्हा जी, आज का ही टाइम है, बस एक्सेप्शन है आज। चलें आगे। हाँ, इंदु काफी हद तक हेल्प करेगा, बाकी आप प्रीवियस ईयर साथ में लगा लीजिएगा। देखिए आगे बढ़े नेक्स्ट पे। अच्छा हुमा, हाँ देखिए, अगर हम बात करें पेरेंटिंग स्टाइल की, पेरेंट्स की भी तो अलग अलग स्टाइल होती हैं, तो ये मैंने साथ में इसके साथ इंक्लूड कर दिया ताकि आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आजकल। इसमें होती है 4 स्टाइल्स, वहां थी 3 स्टाइल। जी यादव, 3 स्टाइल एनसीएफ पढ़ेंगे, यहाँ पे 4 हैं। एक है अथॉरिटेटिव, दूसरा है अथॉरिटेरियन, तीसरा है परमिसिव और चौथा है अनइन्वॉल्व्ड। ठीक, ये पेरेंटिंग स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल नहीं है संजू। ठीक है बात। अगर हम बात करें तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कौन से होते हैं, यही बेस्ट होते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेटिक का ऑप्शन नहीं है। ठीक, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन सत्तावादी कहते हैं इनको हम, इनके हिसाब से चलें चीजें। और परमिसिव होते हैं जो ध्यान ही नहीं है,
मतलब जैसे बच्चों ने कह दिया वैसे मान लिया। अनइन्वॉल्व है, इनको पता ही नहीं है इनके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, ये अनइन्वॉल्व है पूरी तरह से। अच्छा अंकुर ठीक है जी शिवम। तो अथॉरिटेटिव वो है जहां कंट्रोल बच्चे के प्रति ज्यादा है, कंट्रोल भी ज्यादा है और सेंसिटिव भी है, मतलब केयर भी करेंगे उसकी और रूल्स भी फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है गलत कर रहे हैं तो डांटेंगे भी नहीं, तो गलती में डांटेंगे भी और उसकी केयर भी करेंगे, उसके लिए सेंसिटिव भी रहेंगे अथॉरिटेटिव। जबकि जो और मौका देते हैं ये बच्चों को, अथॉरिटेटिव जो है वो बच्चों को मौका देते हैं अपने आप के साथ रीजनिंग करने का, डिस्कशन करके सॉल्यूशन तक पहुंचने का। मान लो बच्चे का मन है आईफोन लेने का, आपको पता है वो 7th क्लास में अभी है ना, तो आप बैठ करके डिस्कशन करेंगे, वो रीजंस देगा उसको क्यों चाहिए, आप समझाएंगे क्यों नहीं, और फिर आप मतलब एक तरीके से बताएंगे, आप बताएंगे सेंसिटिव हैं आप, लेकिन ये सही नहीं है जो बच्चा चाहता है। तो आप सेंसिटिव भी हो गए और आपका कंट्रोल भी है, ये हुई अथॉरिटेटिव। परमिसिव होता है बच्चे ने जो कह दिया अच्छा ठीक है ले बेटा ले जाके ले फरारी ले जाके, है ना, अगर पैसे हैं तो ठीक है, घर बेच के गाड़ी ले आ, ठीक, मतलब कुछ भी जो बच्चे ने कह दिया, बच्चे के अकॉर्डिंग चल रही हैं चीजें। परमिसिव में माँ बाप थोड़ा दबा हुआ फील कर रहे हैं, ये भी गड़बड़ है। फिर है अनइन्वॉल्व, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ है कि नेग्लेक्टफुल भी कहते हैं इसको, कि कोई रोल ही नहीं है बच्चों पे पेरेंट्स का, उन्हें पता ही नहीं, बस बच्चे हो गए वो अलग जिंदगी चल रही है उनकी, उन्हें कुछ नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसके मन, क्या उसकी पसंद है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। अथॉरिटेरियन वो है, सत्तावादी कहते हैं इसको। अथॉरिटेरियन कौन है, कह दिया ना कह दिया, याद है कभी खुशी कभी गम, कि मतलब क्योंकि कह दिया वही होना चाहिए, ऐसे कह दिया तो बात खत्म हो गई, इनका कोई डिस्कशन नहीं, कंट्रोल भी ज्यादा है और इमोशंस भी नहीं है इनके। अथॉरिटेरियन पुराने माँ बाप ऐसे होते थे, उनको क्या है डांट डांट डांट, कभी प्यार के जाना ही नहीं, कि मतलब प्यार भी करना होता है, ये उनके दिमाग में ही नहीं था। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए या कोई दिक्कत है? प्यूनिटिव का मतलब है जो मेजर्स ले सके, पनिशमेंट देने वाले, स्ट्रिक्ट हो, ठीक। डिमांडिंग अथॉरिटेटिव भी है, अथॉरिटेरियन भी है, बट डिमांडिंग के साथ साथ अथॉरिटेरियन जो है वो कंट्रोलिंग भी है। डजंट एनफोर्स लिमिट्स, ये तो बिल्कुल ही लिमिट नहीं लगाते, कौन? परमिसिव और अनइन्वॉल्व। ये डिमांड भी करेंगे, लिमिट भी लगाएंगे और केयर भी करेंगे, कौन? अथॉरिटेटिव। यहाँ पे सिर्फ डिमांड ही डिमांड है, केयर है ही नहीं बच्चे की, बच्चों को फील ही नहीं होता कि वो प्यार करते हैं उसके माँ बाप उससे। ठीक है जी, हाँ फिल्म में हीरोइन के पापा ऐसे होते थे पहले, सही बात है, आजकल भी हो जाते हैं कभी कभी। चलो खैर आगे बढ़े। मोनिका हिंदी 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 चिल्ला रही हैं। देखिए मोनिका, ये तो जो अभी मैंने उसमें कराया था ना, सेम सेम ही है इसकी भी हिंदी, अभी समझते हैं। ये तो खुद भी समझोगे, 4 के 4 आसान है। एक मिनट को, देखिए डलवा देंगे नेहा। देखिए क्लास से नोट्स नहीं बनाते हो क्या? अथॉरिटेटिव हो गए आधिकारिक, आधिकारिक, ठीक। अथॉरिटेरियन कौन से हो गए? अथॉरिटेरियन हो गए आपके सत्तावादी, ठीक। परमिसिव, इनको अनुमोदक ही कहेंगे। देखो हिंदी में तो इनके कई नाम हो सकते हैं बट इंग्लिश में सेम रहेगा, इसलिए इंग्लिश में याद किया करो जरूर, हिंदी में भी कर लो। अनइन्वॉल्व होते हैं असंबद्ध, जिनका कोई मतलब ही नहीं है कि बच्चा उनका है या किसी और का है ना, ये तो खैर मैं मजाक में कह रही हूँ, बट इनको कोई ज्यादा मतलब होता नहीं बच्चों से, इनको अचानक ही पता चलता है कि बच्चे कर क्या रहे हैं जिंदगी में, एक दिन जब बम फटता है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखो अच्छी पेरेंटिंग अथॉरिटेटिव में आएगी, आधिकारिक में आएगी, क्यों? क्योंकि अथॉरिटेटिव में क्या है, कंट्रोल भी प्लस है, मतलब ज्यादा है, और केयर भी ज्यादा है। बच्चे को दोनों ही चाहिए भाई, अगर आपने कम एज में उसको सही गलत का फैसला करना नहीं सिखाया, आपने उसको, कल जैसे मेरा भाई पतंग उड़ाने जाना चाह रहा था अपने से 6-7 साल बड़े उम्र के बच्चों के साथ, जो 12th में है वो 7th में है अभी। अब प्रॉब्लम ये है, वो कहते रहे 1 घंटे में आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 रीजन हैं। फिर उसके बाद सिस्टर ने मना कर दिया जो भी चीजें हैं, ठीक। अब दिक्कत ये है कि उसकी जो ये एज है, हमें पता है कि अगर वो ऐसा थोड़ी दुनिया में वो बाहर नहीं निकलेगा, गलत और सही चीजें नहीं देखेगा, देखेगा बिल्कुल देखेगा, लेकिन अभी हो सकता है वो डिसाइड ना कर पाए सही और गलत क्या है, जो उसको दिखे वो उसको सही मान ले, पता नहीं ना हमें भाई। एक पीयर ग्रुप तक ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर होगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि केयर, और ये ऐसा नहीं है कि हमें उससे कोई दुश्मनी है, फिर वो कह भी रहा था मेरे तो दोस्त नहीं है, मैं तो बाहर नहीं जा पाता हूँ, कोरोना है तो स्कूल में जाना बिल्कुल बंद है और आसपास छोटे बच्चे नहीं है, तो उस केस में क्या है कि मतलब मेरे तो दोस्त नहीं है, क्या मैं बिल्कुल अपने दोस्तों में नहीं जाऊँ, ये नहीं करूँ, तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि दोस्तों में ना जाए, है ना, और प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि अगर दोस्त अच्छे नहीं है आसपास तो खराब में चला जाए, अकेले रहो फिर, है ना। तो कंट्रोल थोड़ा सा तो जरूरी है और केयर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कोई कह रहा है पापा परमिसिव मम्मी अथॉरिटेटिव, ये पॉसिबिलिटी है, इट डिपेंड्स, कई बार लड़कियों के केस में उल्टा हो जाता है ना, मम्मी अथॉरिटेटिव पापा परमिसिव, और लड़कों के केस में कई बार उल्टा भी हो जाता है, तो इट डिपेंड्स क्या सिचुएशन है, ठीक है। यतवीर बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर, कभी रिवर्स एग्जैक्टली। तो कंट्रोल भी चाहिए और केयर भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप मतलब हम बड़े हैं कह दिया ना कि हम मना कर रहे हैं तो मत जाओ, ये इससे किससे समझ में आएगा, उसको लगेगा यार इन्होंने मेरे को कंट्रोल करके रखा है, मतलब ज्यादा बन रही है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी जाया करूंगा, है ना, तो वो खराब है। कंट्रोल प्लस केयर के उसकी बेहतरी के लिए है कुछ, आप उसको रीजन दे सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं कि आप क्यों मना कर रहे हैं किसी चीज को या क्यों कह रहे हैं कि कर लो, तो दोनों चाहिए, कंट्रोल और केयर दोनों चाहिए। कोई कह रहा है मेरे हाथ में स्ट्रेचेस आ गए पतंग उड़ा उड़ा के, इतनी क्यों उड़ाई, ठीक है। अगर हम बात करें अथॉरिटेटिव की,
देखो छोटी उम्र में मैटर करता है, बड़े होने के बाद 25 साल, अगर मान लो कोई व्यक्ति 25 साल का और उसका कोई दोस्त है 30 या 35 साल का भी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट जब तक आप डेवलप नहीं हुए हो, जब तक आप एक अडल्ट नहीं हो 18 साल से पहले, तब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है लोगों का। एटलीस्ट तब तक आपको ध्यान में रखना है। हमेशा बच्चे की जान को नहीं रहना कि वो 20 साल का हो गया या मतलब डेवलप हो चुका, समझदार बन चुका, उसको सही गलत का पता है, फिर भी उसका खून पीते रहेंगे, नहीं नहीं हम जो बता रहे हैं वही सही है। इंडिया में तो स्पेशली ये भी होता है, तब वो प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये एक बात है, अथॉरिटेटिव बेटर है क्योंकि वहां कंट्रोल भी है, केयर भी है। अथॉरिटेरियन में कंट्रोल ही कंट्रोल है, केयर तो माइनस है। कंट्रोल ही कंट्रोल है, केयर तो बिल्कुल नहीं है। इनको तो फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने तो बस कह दिया ना, कह दिया। वो अमिताभ बच्चन वाली बात है जो कभी खुशी कभी गम में वो कहते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें परमिसिव की, मेरा बर्थडे आता है 10 सितंबर को। देखो परमिसिव की अगर हम बात करें तो परमिसिव तो इनको तो इनकी ना केयर भी ज्यादा है, केयर ज्यादा है, कंट्रोल बिल्कुल जीरो। तो केयर तो ठीक है, कंट्रोल जीरो है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि कंट्रोल नहीं हो आपको, आपकी बात मानेंगे नहीं बच्चे। ठीक, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें अनइन्वॉल्व की, इनका तो सब कुछ ही जीरो है, नेगेटिव है, ना कंट्रोल है ना केयर है, इनको तो पता ही नहीं है बच्चे जा कहाँ रहे हैं। ठीक है जी, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। बहुत बढ़िया प्रियंका, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, नोट्स में आपके काम आ जाएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी रुकी हुई पीडीएफ है आज मैं देख करके शेयर कर दूंगी। क्या साइखा बताइए क्या पूछना है। ठीक, देखो अथॉरिटेटिव जिसको हम आधिकारिक कह रहे थे, ये आपके नोट्स के लिए मैंने बाकी सारी चीजें बता दी हैं। अथॉरिटेटिव होता है यहाँ पे नर्चर भी करेंगे, बाउंड्रीज भी सेट करेंगे, एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, रिस्पॉन्सिव भी होंगे, आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, आपको जानना चाहेंगे, एक्सेप्टिंग भी होंगे। जैसे होते नहीं कई माँ बाप, भाई वो इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ है, लेकिन आप बैठ के डिस्कस करोगे, उनसे समझाओगे या उनकी बात जानने की कोशिश करोगे, उनके भी पर्सपेक्टिव में आपको थोड़ा दम नजर आएगा कि हाँ हो सकता है माँ बाप भी सही कह रहे हैं क्योंकि केयरिंग है, फिर वो भी थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे, तो चेंजेस आएंगे। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए और डिसिप्लिन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंखों की शर्म खत्म हो गई हमारी, वो भी नहीं है जी। दीपक, अथॉरिटेरियन में क्या है, ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस है, तुम तो आईएएस बनना है, तुम पे तो हमने पैसे लगाए थे, ऐसे कैसे, ये वो है ना, ये बाकी कोई चीज देखते हैं कि कितना कंपटीशन है क्या नहीं है, कुछ नहीं देखते। ठीक, गिव्स ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर देते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं बच्चे को और सपोर्टिव नहीं होते। ये एकदम जेल की अथॉरिटी की तरह है। सबसे खराब माँ बाप इनको कह सकते हैं या फिर अनइन्वॉल्व वालों को कह सकते हैं। अपनी तो सेम कास्ट है तभी पेरेंट्स राजी नहीं हो रहे। टाइम लो यादव जी, कह दो जी करेंगे ही नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। क्या इट डिपेंड्स, आपको पता होता है कि आपके पेरेंट्स कैसे मानेंगे। परमिसिव की अगर हम बात करें तो परमिसिव में क्या है, अफेक्शनेट ज्यादा है, अरे मेरा बच्चा ये वो, कंट्रोल इनसे होता नहीं है, बाउंड्रीज कुछ है ही नहीं, है ना, जो मन करा बच्चे का कर लिया। ठीक है आंचल, अनइन्वॉल्व है, इनको पता ही नहीं है, ये नेग्लेक्टेड है, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, खुद की ही दुनिया में है, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, इनके लिए बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता। बस ये वो वाले पेरेंट्स हैं जो आपको याद आता होगा कि बस टाइम पे पैसे भेज दिए और पता ही नहीं है बच्चा है कहाँ। ठीक है जी, ये बेसिक बात हुई। आगे बढ़ेंगे। टीचिंग स्ट्रेटेजीज, अब टीचिंग स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। देखिए टीचिंग स्ट्रेटेजीज की अगर हम बात करें कि मेथड्स, तरीके, तकनीकें, अगर मैं बात करूं, आप इनको तकनीक कह लीजिए, आप इनको मेथड्स कह लीजिए, कि आप किन किन तकनीकों या मेथड्स या वेज का इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ा सकते हो। ठीक है जी, ऐसे कैसे यादव जी, देखिए समझाइए। टीचिंग स्ट्रेटेजीज आर यूज्ड फॉर अचीविंग द टीचिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं उनको यूज किया जा सकता है टीचिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। मतलब टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं क्या, जो भी तरीके, जो भी हथकंडे या फिर जो भी हम एग्जांपल्स या वेज अपनाते हैं, वो किस लिए अपनाते हैं, ताकि जो टीचिंग को रख लेकर के गोल्स रखे गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, उनको पूरा किया जा सके। मैजबीन कह रही है परमिसिव पेरेंट्स वाले बच्चों को लव मैरिज में दिक्कत नहीं होगी। हाँ कह सकते हो मैजबीन, बट प्रॉब्लम है, हो सकता है बच्चा किसी ऐसे इंसान को चुन रहा हो जो सामने सामने आपको दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो जो मूवी थी, अभी मूवी नहीं वो सीरीज आई थी ना, फैमिली मैन 2, अब वो जो बेटी है वो आतंकवादी को चुन लिया मान लो। अब माँ बाप करें कोई बात नहीं यार, प्यार प्यार है, कोई बात नहीं, कर लो इससे शादी कर लो, वो परमिसिव हो गए कि मेरी बच्ची को तो प्यार हो गया तो परमिसिव हो गए। तो वो खतरा भी है क्योंकि माँ बाप के पास एक्सपीरियंस भी तो है। तो परमिसिव में प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसका बच्चा अपने लिए खराब चुन रहा हो और आप ना उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो समझाने के बाद चुन ले या सब कुछ करने के बाद भी चुन ले, वो एक अलग बात है, डिसीजन तो वही लेगा, आप नहीं लेंगे एज अ पेरेंट। बट आपने तो उसको समझाया भी नहीं, आपने रिस्क भी नहीं लिया समझाने का, आपने ध्यान भी नहीं रखा, तो परमिसिव का तो कोई फायदा नहीं है। शालिनी अक्टूबर एटलीस्ट, अगर D+B की बात कर रहे हो तो टीचिंग स्ट्रेटजीज आर यूज्ड फॉर अचीविंग द टीचिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी उद्देश्य रखे गए हैं टीचिंग में, किस लिए हम पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि क्या कर सकें, बहुत बहुत बढ़िया यादव जी, ताकि क्या कर सकें हम, भाई उद्देश्य है इस बैच का कि आप थोड़ी बहुत साइकोलॉजी जाने, पेडागोजी जाने, चाइल्ड डेवलपमेंट जाने और आपके एग्जाम में वो चीज हेल्प करे। तो मेरे जो भी तरीके होंगे, चाहे मैं उसमें पीपीटी से पढ़ाऊं, कई बार लिख के समझाऊं, कई बार ओरली बात करूं, कई बार कोई पिक्चर दिखाऊं, वो सब किस लिए है, वो मेरे वेज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, तकनीकें हैं, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने तक के लिए। ठीक, आके आप नौकरी लें या आप अच्छा करें सब्जेक्ट में। कीपिंग इन व्यू द क्लासरूम एनवायरमेंट एंड द टीचर्स एटीट्यूड, जो टीचर का एटीट्यूड है, क्लासरूम का जो एनवायरमेंट है, आपका कक्षा का जो पर्यावरण है, वातावरण है, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक बोल देते हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब है टीचर सेंटर्ड, ऑटोक्रेटिक का मतलब है टीचर सेंटर्ड। ठीक, और अगर मैं बात करूं, हाँ
अगर मैं बात करूं, दूसरा है यहाँ पे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक तो वर्ड ही इतना सुंदर है कि आपको अच्छा ही लगेगा जान के। ठीक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक है चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित, जिसमें टीचर फैसिलिटेटर है। ऐसा नहीं कि टीचर की इंपॉर्टेंस नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ निधि, टीचिंग स्ट्रेटेजीज को किस लिए यूज किया जाता है, टीचिंग मेथड्स को या वेज को टूल्स की तरह। भाई टूल्स को चाहे आप अपना आंख फोड़ लो किसी चीज से, चाहे किसी की जान बचा लो, चाहे किसी की जान ले लो, चाहे बचा लो। तो मेथड्स अगर अच्छे से यूज होंगे तो बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। बहुत बढ़िया भावना। और इन मेथड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है ऑटोक्रेटिक, अधिनायकवादी, जिसमें टीचर सेंटर्ड होगा सब कुछ, लिख लो चाहे तो अधिनायकवादी। और दूसरी है डेमोक्रेटिक, यानी प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक। प्रजातांत्रिक, जहां बच्चे की सुनी जाएगी, ये चाइल्ड सेंटर्ड है। प्रजातांत्रिक ज्यादा बेहतर होती है ऑब्वियसली, ऑटोक्रेटिक थोड़ी टीचर सेंटर्ड है। फायदे ऑटोक्रेटिक के भी हैं बट नुकसान भी बहुत सारे हैं। ठीक, अगर हम बात करें आदर्श, तो टीचर सेंटर्ड में कौन से हो सकते हैं, लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, और भी कई सारे हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, यही है। जैसे लेक्चर मेथड जनरली पूछा जाता है आपसे, डिमॉन्स्ट्रेशन जरूर पूछ लिया जाता है, कई बार ट्यूटोरियल भी पूछ सकता है। डेमोक्रेटिक में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मेथड हो गया, या इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें बच्चा भी एक्टिव है और टीचर भी एक्टिव है। तो हम अभी बात करेंगे इसकी ऑटोक्रेटिक की आज, डेमोक्रेटिक की बात हम कल करेंगे। और अगर क्लास का टाइम अप हो गया तो हो सकता है ये पूरे भी ना हो पाए ऑटोक्रेटिक वाले। ठीक है, मुझे लगा था मैं डिस्कस कर लूंगी आपके साथ, बट टाइम लगता है जब समझाने में, तो यही होता है। खैर देखिए एक बार, टीचिंग स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं। ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज यानी ऑटोक्रेटिक वेज या मेथड्स, ऑटोक्रेटिक अधिनायकवादी स्ट्रेटेजीज, ये कैसी होंगी, टीचर सेंटर्ड होंगी, शिक्षक केंद्रित होंगी, जिसमें टीचर के अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। बच्चा कम एक्टिव होगा या बच्चा पैसिव होगा, टीचर ज्यादा एक्टिव है। हाँ यादव जी ठीक है, दिशा पब्लिकेशन इज ओके ओके, उनका मेल आते रहते हैं मेरे पास। खैर देखो एक बार, अब अगर हम बात करें द ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज या मेथड्स जो है ऑटोक्रेटिक अधिनायकवादी, आर ट्रेडिशनल टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ट्रेडिशनल क्या होती है, पारंपरिक, जो जमानों से चली आ रही है, परंपराओं में, गुरुकुल मेथड और ये सब पारंपरिक टीचिंग के वेज हैं, तरीके हैं। ठीक, एंड आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट अप्रोच। इनको और क्या कहा जा सकता है, कन्वर्जेंट अप्रोच, यानी ये फैलती हुई नहीं सिकुड़ती हुई है, अभिसारी तरीका है, जिसमें बच्चे को ज्यादा मौका नहीं है, बस कुछ ऑप्शन है, उन्हीं में से एक चूज करना है। ठीक, दीज आर कंटेंट सेंटर्ड, या तो ये कंटेंट सेंटर्ड है कि हमें सिलेबस खत्म कराना है, या ये सिलेबस है इसको पढ़ाना है इस क्लास में। ठीक, या फिर टीचर सेंटर्ड है, या दोनों है। कंटेंट सिलेबस पे फोकस है या फिर टीचर के अकॉर्डिंग चलाने में फोकस है। बच्चे का रोल सेकेंडरी बन जाएगा बिल्कुल, यानी शिक्षक केंद्रित, बच्चा बन जाएगा पैसिव, शिक्षक केंद्रित। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। टीचर जो है वो सेंटर में है, स्टूडेंट का जो रोल है वो कैसा बन जाएगा, स्टूडेंट रोल सेकेंडरी बन जाएगा, गॉड बन जाएगा, वो महत्वपूर्ण उतना नहीं है। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी है। बच्चे की नीड को ज्यादा नहीं समझा जाएगा जितना समझा जाना चाहिए। ठीक, बच्चे का रोल सेकेंडरी बन जाएगा। बहुत बढ़िया हामिदा, इतनी बात क्लियर है सबको। देखो अप्रोच कैसी होनी चाहिए जिंदगी में, डाइवर्जेंट, दिशाएं ओपन रखनी है, अलग अलग दिशाओं में सोचना है। ठीक, तो ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज वो हैं जो टीचर सेंटर्ड है या कंटेंट सेंटर्ड है, सिलेबस सेंटर्ड है, सिलेबस खत्म कराना है, बच्चा पैसिव है या सेकेंडरी रोल है बच्चे का, है ना, बच्चा उतना एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि ये खराब है, ये काम की नहीं है, ये जमानों से यूज होती है, पारंपरिक तरीका यही था, लेकिन अभी बदलाव की जरूरत है और बदलाव हो भी रहे हैं। तो इनमें या तो हम थोड़े थोड़े परिवर्तन करके बच्चों के साथ डिस्कस करें, या फिर हम क्या करें, इनको यूज करने के बजाय चाइल्ड सेंटर्ड यूज करें। तो आप समझेंगे इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं। कोई भी एक टूल है, मान लो आप टीचिंग मेथड्स को एक टूल की तरह लो, तो उस मान लो एक गन ही है, तो वो जो सीमा पे खड़े हुए जवान हैं उनके लिए वो टूल है, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं, जान बचा रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसको लगता है कि मेरे पास गन है तो मैं किसी की भी जान ले सकता हूं, वो क्या है, वो नेगेटिव है, वो टूल नहीं बना, फिर वो आपने गलत तरीके से यूज कर लिया। तो यही हाल मेथड्स का है, अगर सही तरीके से यूज किए जाए तो फायदा देंगे, नहीं तो हर एक मेथड के अपने डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े फरत, 9:30 से चल रही है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब हम पहले ऑटोक्रेटिक या टीचर सेंटर्ड मेथड पढ़ रहे हैं। इसको देख के कौन सा लग रहा है आपको, ये एक व्यक्ति है बीच में खड़ा हुआ है, टीचर है ना, बच्चे बैठे अपनी अपनी सीट्स पे और कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है। कौन सा मेथड है ये, बोल बोल के कुछ एक्सप्लेन कर रहे होंगे, कौन सा मेथड है आपको, क्या लग रहा है कौन सा मेथड है, बताओ एक बार। मेथड सारे अच्छे हैं, यूज कैसे किए हैं और किस चीज के लिए यूज किए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबसे पहले सारिका ने जवाब दिया और भी लोगों ने किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, यानी टीचर सेंटर्ड तो है क्योंकि टीचर सेंटर में है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, टीचर कहाँ है, सेंटर में है। मेथड कौन सा हुआ, ये लेक्चर मेथड है, व्याख्यान विधि कहते हैं, लेक्चर मेथड। ये सबसे पुराना कहा जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स, सबसे पुराने ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीकों में से एक है ये लेक्चर या व्याख्यान विधि, जो जमानों से चला आ रहा है, जब से इंसान या पढ़ाई लिखाई या कुछ भी एक चीज है तब से है ये। इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, मतलब चॉक आपके हाथ में है और आप बातें कर रहे हैं। पहले से भी यही होता था ना, जब गुरुकुल वगैरह में भी कि गुरुजी की कक्षा चल रही है, वहां पे बातें चल रही हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो सेंटर में है, टीचर, और वो पूरी क्लास को यहीं से डिक्टेट करेगा और
फिर क्या होगा, हालांकि कंपैरेटिवली बेटर ये वाला जो पोजीशन है, क्योंकि सारे बच्चों एक दूसरे को देख सकते हैं। आज जैसे आपने 3 इडियट्स में देखी होंगी सीट्स बनी हुई, सब ऐसे बैठते हैं कि एक दूसरे को देख पाए और टीचर भी उनको देख पाए। तो टीचर इसमें भी हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, बट ये क्या है, लेक्चर मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, बच्चा पैसिव होता है। और लेकिन इसका एक फायदा है कि बहुत बड़ी जनता को, मान लो 200 लोगों को भी एक साथ पढ़ाना है, आप लोग इतने सारे हैं अभी हजारों में, तो एक तरह से ये लेक्चर मेथड ही है जो हम यूज कर रहे हैं, बट इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। मैं कभी पिक्चर्स भी यूज करती हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेती हूँ, बहुत सारी चीजें करती हूँ, तो ये थोड़ा और अच्छा बन जाता है। अदरवाइज ये है लेक्चर मेथड, क्योंकि भाई 200 लोगों को एक साथ पढ़ाने के लिए आप क्या करोगे। अच्छा दयाल, एमएमएच में हमारे एक अंकल थे जिनकी डेथ हो गई पिछले साल, एमएच कॉलेज है ना गाजियाबाद में, डॉक्टर गुरवीर सिंह, इंग्लिश के एचओडी थे आई थिंक वो, या प्रोफेसर थे। देखो खैर यहाँ पे देखिए एक बार, तो टीचर सेंटर्ड है, बच्चा पैसिव है, लेक्चर मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं। कोई कह रहा है यूनिफॉर्म में नहीं है स्टूडेंट, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कॉलेज के बच्चे हो, ठीक। अगर हम बात करें लेक्चर मेथड की, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, किसकी, लेक्चर मेथड की। तो लेक्चर मेथड में क्या है, इसको कहते हैं व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि, ठीक। लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि, आप शॉर्ट में लिखना चाहें लिख सकते हैं एक ब्रैकेट लगा के, चॉक एंड टॉक मेथड, यानी चॉक का यूज होगा और टॉक का यूज होगा, यानी भाषण और साथ में पेन, ये हो गया चॉक एंड टॉक मेथड। वन ऑफ नहीं यादव जी, एक गाना हो गया पता नहीं अजीब सा, पतंग से तो नहीं कटी है। खैर देखिए, तो हम कह सकते हैं कि चॉक एंड टॉक मेथड सबसे पुरानी विधियों में से एक है, ठीक। दूसरा, ज्यादा लोगों को एक साथ पढ़ाने के लिए, ठीक है, टीचर सेंटर्ड है, शिक्षक केंद्रित है, बच्चा पैसिव है, निष्क्रिय है, ये सब बातें आप लिखते रहिएगा जो जो मैं बोल चुकी हूं। द लेक्चर मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड, सबसे ज्यादा अगर कोई मेथड यूज होता है तो वो है क्या, लेक्चर मेथड। क्यों, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज कम लगते हैं। भाई जहां पे आपके पास मान लो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, आपके पास अलग अलग एक्टिविटी कराने के लिए लैब्स नहीं है, या इस तरह के मेथड को इंप्लीमेंट कराने के लिए सोर्सेज नहीं है, या बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो सिंपल है एक साथ बैठाओ और क्वेश्चन आंसर के थ्रू या लेक्चर देकर के और यूज कर लो। तो लेक्चर मेथड सबसे ज्यादा दुनिया में यूज होता है, वैदिक काल से चला रहा है, बिल्कुल जब तक रिटर्न आपके पास नोटबुक्स वगैरह भी नहीं थी तब से लेक्चर मेथड एग्जिस्टेंस में है, ठीक। बहुत बढ़िया। अमन, अमन कह रहे हैं मैं तो जॉब के बाद लव मैरिज करूंगा। अरे जो करना करो, मेहनत करो पहले जिंदगी में, बिल्कुल करना, कौन मना कर रहा है। देखो, इट इज टीचर सेंटर्ड फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन, फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कन्वर्जेंट अप्रोच है, क्योंकि टीचर के द्वारा फोकस में, टीचर है, बच्चे का रोल सेकेंडरी है, टीचर एक्टिव है, बच्चा पैसिव है, ठीक है जी। दो बातें समझी हमने अभी तक। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो आप अपने लेक्चर को बढ़िया बना सकते हो, इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, यदि यू कैन, या टीचर्स कैन, लो इसको लिख लो ऐसे, टीचर्स कैन इफेक्टिवली यूज, यानी शिक्षक प्रभावी ढंग से व्याख्यान विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि वो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखें, ठीक। टीचर्स कैन इफेक्टिवली यूज लेक्चर मेथड बाय फॉलोइंग ऑल दीज वेज, ठीक। कैसे, पहला क्या है, ओह ग्रेट पॉलिमिक, ग्रेट, अच्छा लगा जान के, आप बहुत समय से साथ में, मेरा एनवीएस टीजीटी में हो गया पर अभी ज्वाइन नहीं कराए हैं, ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल कह रहे हैं आप मत अलाउ करो लव मैरिज, इनके मम्मी पापा हमको पकड़ के मारेंगे। अरे मैं कौन होती हूँ अलाउ करने में, तो एक बात करूँ मैं, जिसका जो मन करे करना। अभी पहले मेरा तो फोकस इस बात पे ना कि आप नौकरी ले लो, है ना, वो तो आपके पेरेंट्स और आप देखोगे। अरेंज मैरिज में कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई कह रहा है प्रॉब्लम नहीं है, बट मतलब सबका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है। कई बार आप मतलब अगर मेरे से कहोगे तो शायद मैं इमेजिन भी ना कर पाऊँ, मतलब आप जानते नहीं इंसान को, कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें। खैर, बी ऑर्गेनाइज्ड, आप कैसे बेहतर कर सकते हो, बी ऑर्गेनाइज्ड मतलब पहले से प्लान रखो अपना लेसन। कई लोग होते हैं ना, अरे ये तो पढ़ के आया है टीचर, या पढ़ के आई है ना, इन्होंने तो पीपीटी बनाई होगी पहले, तो यही तो करना होता है टीचर को, लेसन प्लान करना होता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कौन सा फोटो कौन सी पिक्चर कहाँ आएगी, क्योंकि टीचर को थोड़ी पढ़ना है, उसको आता हो या नहीं आता हो, अगर आपको क्लियरली नहीं समझा पाया तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि बी ऑर्गेनाइज्ड, पहले से प्लान होना चाहिए लेसन, कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दोगे, कहाँ पे कौन सा पिक्चर लगाओगे, कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी कराओगे, एडवांस में ऑर्गेनाइज्ड हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ठीक। अगर हम बात करें इसके बारे में कि ये होना चाहिए प्लान्ड, कई बार कुछ एग्जांपल्स वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रोबोट बन जाएंगे, ऐसे जैसे कई पिक्चर्स में यहाँ पे लगा के लाती हूँ, कई बार कुछ चीजें लिखी होती हैं, कई बार कितनी सारी चीजें एक्स्ट्रा में हम बात कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि 100% प्लान्ड होगा, बट हाँ ऑर्गेनाइज होना चाहिए प्रॉपर, किस सीक्वेंस क्या रहेगा, कौन से चैप्टर्स कब कैसे करेंगे, जैसे वो मैंने आपको सिलेबस दिया हुआ है ना, यूनिट्स कौन सी करेंगे, ये सब तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक लेसन प्लान तैयार होना चाहिए आपके पास, लेसन प्लानिंग जरूरी है, आपको चाहे 36 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बट हमेशा लेसन प्लानिंग करके जाएं बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक। पढ़ाने के लिए हमेशा पढ़ना होगा। क्या हुआ अंजलि, कैसे एक्सक्यूज कर दें आपको, है अलाउ फॉर पेरियोडिक ब्रेक्स, कभी कभी आपने देखा होगा मैं 2-2, 3-3 मिनट की ब्रेक आपको दे देती हूँ, है ना, तो पेरियोडिक ब्रेक्स मतलब शॉर्ट ब्रेक्स मिलने चाहिए, जिसमें बच्चे एक बार देख लें कि क्या क्या पढ़ा है अभी तक, नोटबुक में अपने अगर नोट्स लिखे हैं, या आपस में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लें, छोटे छोटे ब्रेक बीच बीच में दे सकते हो, जैसे मान लो 4 घंटे की क्लास है या 2 घंटे की भी है फॉर दैट मैटर, या कई बार भारी इशू है, मतलब भारी टॉपिक है, जो टॉपिक है वो बहुत मुश्किल है, तो 1 घंटे 1.5 घंटे में भी हो सकता है आपको 5-5 मिनट के 2-3 ब्रेक देने पड़ जाए, ठीक।
यूज विजुअल्स, जितना हो सके विजुअल्स को यूज करो। पिक्चर्स हो गए, पिक्टोग्राफ हो गए आजकल तो, है ना। मैं यूज अभी आपको शुरुआत में पिक्चर ही दिखाई थी, पिक्चर्स हो गए, चार्ट्स हो गए, मतलब जिससे बच्चे के सेंसेस इन्वॉल्व हो, उसको देखने को कुछ चीजें मिले। इसमें क्रिटिसिज्म के भी रीजन है, बट इसमें और भी चीजें हैं। अलाउ फॉर क्वेश्चंस, बच्चे को क्वेश्चन पूछने का मौका दो बीच बीच में, ताकि वो क्लैरिफाई कर सके अपनी बात को। जैसे मैं बीच बीच में कोशिश करती हूँ, ऑनलाइन में उतने तो क्वेश्चन नहीं लिए जा सकते, बट जितने लिए जा सकते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अरेंज द सीटिंग, सीटिंग अरेंजमेंट जो है, बैठने का जो इंतजाम है वो ऐसा होना चाहिए जैसा मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था, कि बच्चे कैसे बैठे ताकि वो सब एक दूसरे की शक्ल देख सके और टीचर भी उनकी शक्ल देख सके, मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सके। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस, छोटे छोटे ग्रुप बने 4-5 बच्चों के, और फिर आपस में जो जो बात एक टीचर कोई टॉपिक दे दे या बच्चे अपने आप चूज कर लें और फिर डिस्कशन करें। अगर इन सब तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनाइज या लेसन प्लान है, छोटे छोटे ब्रेक दिए जाते हैं, विजुअल सामग्री, पिक्चर्स का, चार्ट्स का, इन सब का यूज किया जाता है। आजकल तो वीडियो भी दिखा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बीच बीच में Q&A रहता है, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रुप में डिस्कस करने की, तो इसी मेथड को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है, इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से यूज किया जा सकता है। देखो, चीजों को यूज करने का तरीका है, मेथड कोई भी अगर अच्छे से यूज किया गया हो तो बच्चे को हेल्प करेगा फॉर श्योर। तो ये तो बात हुई कि इसको इफेक्टिवली कैसे यूज करें। मुझे भी आपके कमेंट्स दिख नहीं रहे क्योंकि 1 घंटा हो गया क्लास को, तो ये 1 घंटे तक ही लगी होगी जहां तक है। इसके बाद की कहानी हम कल डिस्कस करेंगे 7 बजे, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी ये चैप्टर खत्म हो जाए, बट अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं करने को। इसके एडवांटेजेस क्या हैं और फिर बाद में पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ेंगे और भी कुछ ऐसे ऐसे मेथड्स हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं।